हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर देंगे आपको। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने क्वेटा में स्टाफ एंड कमांड कॉलेज का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शहीदों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे लईकुर रहमान से। अपडेट कीजिए लईक। शायद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब के दौरान कौमी क़यादत और अवाम के दरमियान जो एक ताउन देखा गया मार्का हक के दौरान, उनमें उनका तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि कौम ने अवाम के साथ मिलकर फलादी दीवार बनकर दुश्मन का मुकाबला किया। मार्का हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म का एक मुंह बोलता सबूत है। फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शहदा को भरपूर खिराज अकीदत भी पेश किया और उनके अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। उन्होंने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा और कहा कि कौमी क़यादत के साथ कौम मादरे वतन के दिफा के लिए आनी दीवार बनकर खड़ी रही और मार्का हक में कामयाबी में मुसल्लह अफवाज ने भरपूर प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। उनका ये भी उन्होंने अपने खिताब के दौरान आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया और उन्होंने भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बिला इख्तियाल जारहाना इक़दामात पर रोशनी डालते हुए कहा कि किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने की हर साजिश को नाकाम बना देंगे। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफाना और फौरी हल जरूरी है। भारत के हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज होंगे। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारतीय रियासती सरपरस्ती मिल रही है। कौम के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने अफसरान और तलबा पर भरपूर अज़्म और जज्बे के साथ जिम्मेदारियां पूरी करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि तरबियत के हक़ाइक़ की काशी के साथ मिलकर मुस्तकबिल के मैदान के लिए खुद को तैयार करें और खुद को मुस्तकबिल की जंग के लिए आरास्ता करें। ये बताते चलूं कि फील्ड मार्शल के कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर और कमांडेंट स्टाफ एंड कमांड कॉलेज ने उनका इस्तकबाल किया। जी शायद ठीक है लईकुर रहमान, अपडेट कर रहे हैं आप, साथ ही रहिए। अपने नाजरीन को आगाह करते चले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांडेंट स्टाफ कॉलेज के तलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब किया है। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया कि कौमी क़यादत में अवाम मादरे वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गए। मार्का हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शहदा के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने कहा कि कौमी क़यादत के साथ कौम मादरे वतन के दिफा के लिए आहनी दीवार बनकर खड़ी हुई। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक की कामयाबी में मुसल्लह अफवाज की प्रोफेशनलिज्म की तारीफ भी की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ बिला इख्तियाल जारहाना इक़दामात पर भी रोशनी डाली और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफाना फौरी हल जरूरी है। भारत के हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारतीय रियासती सरपरस्ती मिल रही है। फील्ड मार्शल ने कहा कि कौम के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। फील्ड मार्शल ने अफसरान तलबा पर भरपूर अज़्म और जज्बे के साथ जिम्मेदारियां पूरी करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तरबियत को हक़ाइक़ की अक्कासी के साथ मुस्तकबिल के मैदान के लिए तैयार करना चाहिए। अफसरान मुस्तकबिल की जंग के लिए खुद को तैयार करें। सीनियर भारतीय रहनुमा ने 5 भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ कर लिया। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा, पाकिस्तान ने हमारे 5 तैयारे मार गिराए। तैयारे चीन के थे, पायलट पाकिस्तानी थे। बीजेपी रहनुमा का कहना था चीनी तैयारे बहुत अच्छे हैं, फ्रांसीसी इतने अच्छे नहीं। राफेल की खरीदारी में करप्शन अलग बात है। मोदी के दौरे हुकूमत में तहकीकात नहीं हो सकती। मोदी तहकीकात करने नहीं देगा। जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी और फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे हवाई जहाज है। उन्होंने 5 को गिराया था।
آپ کا مطلب رفیل نے اچھا کام نہیں کیا؟ رفیل تو پریاپت نہیں ہے ہمارے دیش کے لیے. وہ اس میں کیا کیا بھرشٹاچار ہوا یہ تو دوسری بات ہے. مودی رہتے ہوئے ہم اس پر جانچ نہیں کر سکتے. دے گا وہ. دفاعی منصوبے وقت پر کیوں پورے نہیں ہوتے؟ بھارتی ایئر چیف پھٹ پڑے. آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارتی فوج مودی سرکار کی کرپشن بے نقاب کرنے لگی. ایئر مارشل اے پی سنگھ نے کہا آج تک کوئی منصوبہ وقت پر مکمل نہیں ہوا. دفاعی معاہدے ہوتے ہیں مگر ہتھیار نہیں آتے. ہمیں یقین ہوتا ہے معاہدہ مکمل نہیں ہوگا پھر بھی دستخط کر دیتے ہیں. Timeline is given. Not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے. پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. بھارت کو ریڈ لائن عبور نہیں کرنے دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے دوشنبے میں گلیشیئرز کانفرنس میں بھارت کو پیغام دے دیا. بین الاقوامی فورم سے خطاب میں کہا کروڑوں افراد کو تنگ نظری کی سیاست کا یرغمال نہیں بنانا چاہیے. ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان کے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں. ان کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains. Pakistan will not allow this. Above all, we must recognize that water transcends political boundaries. The world today bears fresh scars for the use of conventional weapons in Gaza that have left deep wounds. We only contribute less than 0.5% of the total world emission. And yet we are 10 most vulnerable countries facing this menace. بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن. پاکستانی وفد کے بیشتر ارکان آج امریکہ روانہ ہوں گے. سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری پہلے سے امریکہ میں موجود ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی کی قیادت میں وفد پیر سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا. امریکہ میں مختلف سٹیک ہولڈر سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا. پاکستانی وفد کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع ہے. بھارتی سفارتکاری کمیٹی کی ناکامی لہجے سے جھلکنے لگی. کمیٹی کے سربراہ ششی تھرور نے امریکی صدر ٹرمپ کی اہلیت پر ہی سوال اٹھا دیا. ڈونلڈ ٹرمپ میں صدارت کے وہ اوصاف نہیں جو سابق صدور میں تھے. ششی تھرور نے ٹرمپ کی جانب سے پاک بھارت ثالثی کو بھی مسترد کر دیا. کہا بھارت نے پاکستان سے جنگ بندی کے لیے امریکہ کو کہا نہ ہمیں ثالثی کی ضرورت ہے. دو پڑوسی ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا نے خبردار کر دیا. غیر ملکی خبرساں ایجنسی کو انٹرویو میں کہا پہلے کشیدگی مقبوضہ کشمیر کی حد تک محدود تھی. اس بار بین الاقوامی سرحدوں تک پہنچی. شہروں پر پہلے حملہ کرنا بہت خطرناک بات ہے. بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی میکانزم نہیں. اب اگر جنگ ہوئی تو عالمی برادری کو مداخلت کا موقع بھی نہیں ملے گا اور بڑی تباہی ہو چکی ہوگی. بھارت کی جانب سے 37 معاہدے معطل ہونے سے جنگ کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں. پاکستان کے وجود اور عوام کی بقا کو خطرہ ہے. To pre-22nd April situation, when we say that the presence of troops on the borders, it is almost, we are approaching that or we must have approached that by both sides. Both sides. Raju, this was, I would say, an escalation, an escalatory war which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. And it will affect, I would say, the investments, the trading, and even the potential of 1.5 billion people who are there. And on the other hand, there are crisis management mechanisms which are totally absent. Less one DGMO hotline. So in the absence of no crisis management mechanism and on the other side having reckless actions, the time window for the international community to intervene would now be very less. And
I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international community. This is the first time it has been held in abeyance, and the decision to hold it in abeyance came in the first 24 hours without a shred of evidence, despite our offers of impartial and independent investigations. This is an existential threat to Pakistan because we are an agrarian society. It is an existential threat for the 240 million people. So this also lowers the threshold between two countries who are contiguous nuclear powers nowhere else in the world. वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. और खबर देंगे आपको, सोराब में बैंक और इंतजामी अफसर की रिहाइशगाह पर दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमला किया है. इसी हवाले से बात करने के लिए तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं. शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया ARY को आपने कीमती वक्त दिया. यकीनन ये काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक वाक़या है. सर, इस हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी देखें, अब से कुछ देर कबल बलूचिस्तान के जिला सूराब के इलाके में दहशतगर्दों ने हमला किया है और एक बैंक को लूटा है और उसके साथ साथ ADC रेवेन्यू जो है उनकी रिहाइशगाह पर हमला किया है. इस हमले के नतीजे में ADC रेवेन्यू मुकम्मल करते हुए शहीद हुए, जबकि उनके अहल खाना भी इस वक्त घर पे मौजूद थे जिस वक्त ये हमला किया गया. एक अफसोसनाक वाक़या है. बलूचिस्तान हुकूमत इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है और ये दहशतगर्दों की जानिब से हमला जो है हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज जो हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं उनकी हिंदुस्तान की एमा पर किया गया. ठीक है शाहिद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए. सोराब में बैंक और इंतजामी अफसर की रिहाइशगाह पर दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमला किया है. तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक ये हमला रियासती रेट को चैलेंज करने की मजमूम कोशिश है. सोराब बाजार में बैंक लूट लिया गया है, सरकारी अफसरान के घर जलाए गए हैं. हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हिदायत बुलेदी ने लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया है और इस मौके पर तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा कि वतन के सिपाही ने जान का नजराना देकर बहादुरी की नई मिसाल कायम की. ADC रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे. भारत की प्रॉक्सीज ने उनकी ईमा पर कार्रवाई की है. रियासत दुश्मन अनासिर की हर कोशिश नाकाम बनाने का आज़म करते हैं. दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है, जबकि बताया जा रहा है कि FC पुलिस और लेवीज इलाके में पहुंच गई हैं. PTA रहनुमा और कारकुनों को 9 मई के एक केस में 15 साल से ज्यादा की कैद सुना दी गई. 9 मई थाना रमना हमला केस में 11 मुलजिमों को मजमूई तौर पर 15 साल 7 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई. MNA अब्दुल लतीफ और साबिक MPA वजीर ज़ादा कैलाशी भी शामिल हैं. इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने फैसला सुनाया. पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए. गैर हाजिर मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं. जज ताहिर अब्बास ने कहा, इस्लामाबाद के थानों पर हमला होता है तो मुल्क में कोई जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी. दहशतगर्दी की दफात पर 10 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना. पुलिस पर कातिलाना हमले पर 5 साल सजा, 50,000 जुर्माना, जबकि थाना जलाने के जुर्म में 4 साल कैद और 40,000 जुर्माने की सजा सुनाई जाती है. मोटरसाइकिल जलाने पर 4 साल कैद, 40,000 रुपए जुर्माना, मजमा बनाकर जुर्म करने पर 2 साल की सजा सुनाई गई है. PTI वजीर आजम से बात करने को भी तैयार हो गई. सेनेट में अपोजिशन लीडर PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं बानी अपनी रिहाई नहीं मुल्क के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं. शहबाज शरीफ बाइख्तियार हैं तो उनसे बात करने को तैयार हैं. सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत कदम बढ़ाए. मुल्की इशूज पे हम किसी से भी मुज़ाकरात कर सकते हैं. आज आप शहबाज शरीफ को ले आए, अगर वो ये फैसले कर सकता है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा. हमारी पहली प्रेफरेंस ये होगी, लेकिन इनके हाथ में कुछ है नहीं. ये संजीदा मसला है. मुल्क इस वक्त बड़ी मुश्किलात में है. खान साहब कहते हैं कि मेरी केसेस और रिहाई की बात ही नहीं है. मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है, उसके लिए मुज़ाकरात होने चाहिए. पहले मैच का एक्शन रिप्ले. पाकिस्तान ने दूसरे T20 में भी बांग्लादेश को जीत के लिए 202 रन का हदफ दे दिया. कजाफी स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 201 रन जोड़े. साहिबजादा फरहान 41 गेंद पर 74 रन बनाकर नुमाया रहे. हसन नवाज की भी 50, मोहम्मद हारिस ने 41 रन स्कोर किए. हसन और हसन महमूद ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए. कौमी टीम को 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है. तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त.
पाक बांग्लादेश सीरीज के दौरान कज़ाफी स्टेडियम में बांग्लादेशी झंडों की भी बहार। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर और क्रिकेट बोर्ड का वफ्द भी स्टेडियम आया। मेहमान टीम के फैंस भी अपनी टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम आ रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी से। शाहिद साहब, ये जो मनाजिर हम देख रहे हैं, क्या ये ढाका है या पाकिस्तान का कज़ाफी स्टेडियम? वाकई ढाका का एक रंग नजर आया कज़ाफी स्टेडियम में, पहले मैच के दौरान भी और आज भी। अच्छी खासी तादाद में बांग्लादेशी तमाशाई पहले मैच में मौजूद थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खैर सगाली जज्बे के तहत उनको एक स्टैंड में जगह दी थी ताकि वो जरा मुनफरिद नजर आए। झंडे भी लेकर आए थे और बाहर कुछ हॉकर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुल्कों के झंडे बेच रहे थे। तो अच्छा खैर सगाली का जज्बा क्रिकेट के मैदानों में भी नजर आया। और यहाँ हाई कमिश्नर बांग्लादेश के इकबाल खान साहब भी तशरीफ लाए। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो क्रिकेट के रवाबित हैं उनको मजीद उस्तवार करने की बात की। स्टूडेंट्स का एक प्रोग्राम उन्होंने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब से भी डिस्कस किया है। तो अच्छा इम्तिजाज नजर आया और वाकई ढाका का एक रंग नजर आ रहा था कज़ाफी। तो शाहिद साहब, आप बता रहे हैं कि पिछले मैच में भी इसी किस्म के मनाजिर थे। इससे पहले क्या कभी ऐसी कोई सूरत हाल देखने को मिली? इससे पहले यकीनन ऐसी सूरत हाल नहीं देखने को मिली थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश पिछले एक साल में करीब आए हैं जब से हुकूमत तब्दील हुई है शेख हसीना वाजिद की, और दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित भी अच्छे हुए हैं, ताल्लुकात भी अच्छे हुए हैं। तो क्रिकेट के भी रवाबित बहाल हुए हैं। हालांकि कल ही बल्कि आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर भी तब्दील हो गए, उनको भी हटा दिया गया है। तो हुकूमती सतह पर और मुल्कों की सतह पर इसे ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। शाहिद हाशमी साहब, शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 18 साल से कम उम्र की शादी कानूनन ममनू हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। सेनेट और कौमी असेंबली ने कम उम्र की शादी की ममानियत का बिल मंजूर किया था। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र लड़का और लड़की का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल कैद होगी। 18 साल होने से कबल साथ रहना ज्यादती तस्वुर होगा। कम उम्र दुल्हन या दुल्हे को शादी पर मजबूर करने वाले को 7 साल कैद और 10 लाख तक जुर्माना होगा। मुआवनत पर 3 साल तक कैद और जुर्माना होगा। कम उम्र की शादी कराने का जुर्म नाकाबिले जमानत होगा। अदालत कार्रवाई 90 दिन में मुकम्मल करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने कम उम्री में शादी की ममानियत का कानून चैलेंज करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान JUI ने कहा है 18 साल से कम उम्र शादी का कानून हर प्लेटफॉर्म पर चैलेंज किया जाएगा। कम उम्री की शादी गैर कानूनी करार देना गैर शरई है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी इस कानून साजी को मुस्तरद किया है। सदर मुमलिकत ने बिल जल्दबाजी में मंजूर किया। जल्दबाजी से हुक्मरानों की नीयतों पर शकूक को तक़वियत मिलेगी। कराची में बालियां नोच कर बच्ची गटर लाइन में डालने वाले गिरफ्तार हो गए। इब्राहिम हैदरी की 8 माह की नन्ही हिना गुज़िश्ता रोज लापता हो गई थी। पुलिस ने बताया मुलजिम बच्ची के कानों से बालियां नोच कर इसे गटर लाइन में डाल गए। नन्ही हिना सारी रात गटर लाइन फंसी रही। गर्दन पानी से बाहर होने की वजह से जान बच गई। पुलिस ने मुलजिम शौकत, अल्लाह नूर और कामरान को हिरासत में ले लिया। चौथे की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिमों ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। हमास ने गजा के लिए मुस्लिम मुल्कों से मदद की अपील कर दी। अरब और मुस्लिम मुल्कों से इमदादी काफिले भेजने की दरखास्त की है। तर्जुमान हमास ने कहा गजा में इंसानी बहरान इंतहा को पहुंच चुका। यूनिसेफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि गजा में हर 20 मिनट बाद एक बच्चा शहीद हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने बताया गजा में भूख का बहरान हमारे तसव्वुर से भी बदतर हो चुका है। गजा में इंसानियत मुकम्मल तबाही के दहाने पर है। गजा की पूरी आबादी कहत के खतरे से 2-4 है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
حکومت نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 4 دن کی چھٹیوں کی منظوری دے دی ہے۔ 6 سے 9 جون تک عید قربان کی تعطیلات ہوں گی۔ ذرائع نے بتایا کابینہ ڈویژن اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ تمام سرکاری اور نجی دفتر، تعلیمی ادارے اور بینک بند رہیں گے۔ عید قرباں کی آمد بچوں نے والدین کے ناک میں دم کر دیا، جانور لے کر ہی جانا ہے۔ والدان کے ساتھ بچے بھی مویشی منڈی پہنچ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں روبینہ الوی سے۔ کراچی کی ایک مویشی منڈی میں موجود ہیں جہاں پر بڑے خوبصورت سے جانور جو ہیں وہ اس وقت یہاں موجود ہیں۔ یہاں پر ہم نے بہت سے بچوں سے باتیں کی۔ بچے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب عید قربان میں کچھ ہی دن رہ گئے اور آج ہم لے کر ہی جائیں گے۔ میری دوستوں نے بھی لے لیا، میں نے بھی اپنے ماما پاپا کو بولا کہ مجھے بھی لے کے آج ہی جائیں اور آج ہی مجھے ایک جانور لے کے دیں، ورنہ تو میں نے کھانا نہیں کھانا ہے۔ میں اپنے ابو کو بول رہی آج یہاں سے جانور خرید کے ہی جائیں گے۔ یہ والا بکرا پسند گیا ہے، ابو کو بول رہا ہوں لے کے ہی جائیں گے آج۔ تو اگر ابو نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی ابھی تو نہیں میں خرید رہا، ابھی تو بہت دن باقی ہیں، تو کیا کرو گے؟ لے کے ہی جاؤں گا، ضد کروں گا۔ آپ کو گائے پسند آئی ہے یا بکرا، کیا پسند آیا؟ گائے۔ کون سے کلر کی گائے؟ وائٹ کلر کی۔ بچوں نے بہت تنگ کیا ہے کہ چھٹیاں ہونے والی ہیں، ہمیں کوئی جانور لے دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ چھٹیوں میں کھیلتے رہیں۔ بکرا پسند تو آیا ہے، ابھی چاچو آئے ہیں وہ بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، اللہ کرے پسند آ جائے اور ہم لے جائیں کچھ نہ کچھ۔ عید قربان میں چونکہ اب چند ہی دن رہ گئے ہیں تو جو بچوں کی جذباتیت اور لگاؤ ہے اس وقت بکروں سے اور گائے وغیرہ سے وہ دیدنی ہے۔ کراچی لیاری ایکسپریس وے کے قریب مویشی منڈی میں خریداروں کا رش پڑ گیا ہے۔ خریدار کہتے ہیں کہ یہاں جانور سستا مل جاتا ہے۔ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ اس منڈی میں اخراجات بھی کم ہیں۔ چاند نواب کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سب سے کامیاب منڈی جو نا ہماری لیاری بکرا منڈی جا رہی ہے۔ 2 بچڑے لیے ہم نے 6 لاکھ کے 2 دانت کے۔ جائز ریٹ مانگ رہے ہیں۔ لیاری ایکسپریس وے مویشی منڈی میں پورے ملک سے خوبصورت جانور لائے گئے ہیں۔ خریدار کہتے ہیں دوسری مویشی منڈی سے لیاری ایکسپریس وے کی منڈی میں جانور کے دام کم ہیں۔ 2 بچڑے لیے ہم نے 6 لاکھ کے 2 دانت کے۔ تو ریٹ صحیح ہے، اتنا مہنگا نہیں ہے یہاں پہ۔ بکرا بیری جو ہے نارمل منڈی ہے، ابھی انشاءاللہ یہی امید لے کے آئے ہیں کہ جانور مل جائے۔ کسی کا 5 بھی مانگ رہے ہیں، کسی کا 3 بھی مانگ رہے ہیں، لیکن ادھر جائز ریٹ مانگ رہے ہیں۔ لیاری مویشی منڈی میں ویپاریوں کو سہولت بھی دے رہے ہیں۔ سب سے کامیاب منڈی جو نا ہماری لیاری بکرا منڈی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے خرید و فروخت بھی ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ عید قربان کے لیے جلد سے جلد جانور خرید کر گھر لے جائیں تاکہ اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرنے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا جانور خریدیں۔ کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی۔ چنیوٹ میں لال بادشاہ، رستم اور سلطان کے چرچے۔ خشک میووں، پھل، دودھ، مکھن اور دیسی گھی پر پل کر 15 سے 30 من وزنی ہو گئے ہیں۔ امیر عمر چمن کی رپورٹ۔ 4 بچڑے میں نے پالے ہوئے ہیں، 4 کے 4 قربان کریں گے۔ لال بادشاہ ہم اس کو نلاتے ہیں۔ یہ ہیں رستم چنیوٹ، لال بادشاہ، بلیک بیری اور سلطان۔ نام بھی دلکش، نسل بھی نایاب اور رکھ رکھاؤ ایسا کہ شاہی خاندان کے چشم و چراغ لگیں۔ خشک میوہ جات، پھلوں، دودھ، مکھن اور دیسی گھی سے پلنے والے 15 سے 30 من وزنی یہ بیل ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ 4 بچڑے میں نے پالے ہوئے ہیں، 4 کے 4 جو ہے 20,000 اللہ کی راہ میں انشاءاللہ قربان کریں گے۔ بچے کہتے ہیں عید والے دن جب یہ قربان ہوں گے تو بہت یاد آئیں گے۔ لال بادشاہ ہم اس کو نلاتے ہیں، اس کو ہر روز نلانے آتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ چنیوٹ کے یہ شاہی بیل صرف گوشت کا نہیں، جذبے، عقیدے اور عشق کا تحفہ بننے جا رہے ہیں۔ مالکان کہتے ہیں دودھ، مکھن، گھی، خشک میوہ جات اور مختلف قسم کے موسمی پھلوں سے پلنے والے یہ 4 جانور عید الاضحیٰ پر قربان کیے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فضل اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔